अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। और गजल, आजकल बजट की तैयारियां हो रही हैं, बजट पेश हो रहे हैं और बजट के हवाले से जुबान ज़द-ए-आम है। आप कोई भी टीवी चैनल उठाएंगे, कोई भी सोशल मीडिया का आउटलेट देखेंगे या फिर सोशल मीडिया पे एक ही बहस हो रही है कि बजट हमारा कैसा होगा और इस बजट में कितनी ज़्यादा महंगाई आएगी। फिर जिस तरह उन्होंने बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा, दिफाई बजट में इजाफा होगा, तालीम के बजट में इजाफा होगा। लेकिन मैं आज कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बजट बनता कैसे exactly. बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर। वैसे आपको तो पता है, मैं नाज़रीन को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि आम आदमी को तो सिर्फ इन्हीं चीजों से मतलब है हमें कितना रिलीफ मिलेगा, लेकिन बजट में किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है वो आपको आज हसनैन बताएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ख़वातीन हज़रात, बजट बनाना कोई आसान काम नहीं है। वज़ारत ख़जाना के कई लोग महीनों तक इस पर काम करते हैं। मुल्क की आमदन और अखराजात का हिसाब लगाया जाता है और ये तय किया जाता है कि किस इदारे को कितने फंड्स दिए जाएंगे। बजट बनाने का अमल वज़ारत ख़जाना की जानिब से एक बजट कॉल सर्कुलर के जरिए शुरू किया जाता है। इस दस्तावेज में मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के लिए बजट के तखमीने बनाने की रहनुमाई होती है। इसके बाद ये वजारतें और इदारे अपने बजट के तखमीने और ज़रूरियात तैयार करते हैं कि उन्हें अगले साल में कितना फंड दरकार है, जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने पेश किए जाते हैं। इसके बाद दीगर इदारे अपनी तजावीज़ शामिल करते हैं। मसलन FBR टैक्स के हदफ का तयन करता है, IMF की शराइत इसमें शामिल होती हैं और बजट का एक वसी खाका तैयार होता है, यानी कितनी माली दस्तयाबी मौजूद है और किसको कितनी रकम दी जाएगी। इसके बाद ये दस्तावेज नेशनल इकनॉमिक काउंसिल को भेजी जाती है, जिसकी सरबराही खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद इसे वफाकी काबीना के पास भेजा जाता है, जहां से इसे कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाता है। कौमी असम्बली और सेनेट में बहस और मुबाहिसे के बाद अगर अक्सरियत से इसकी मंजूरी हो जाए, जो कि हर दफा हो जाती है, तो उसे आखिरी मंजूरी और दस्तखत के लिए सदर के पास भेजा जाता है। सो ये एक प्रोसेस है जो कि बजट का प्रोसेस है। अभी ये पेश तो आपके सामने हो रहा है, लेकिन ये बनते बनाते आई थिंक सो पिछले 3-4-5 महीनों से ये टीम इसके ऊपर काम कर रही होती है और मुश्किल है, बहुत से मुश्किल मराइल से गुजरता है। ज़ारा रिजेक्ट हो गया तो फिर वापस फिर जाके नजरसानी चीज़ों पर फिर दोबारा से एक आप ये कहें कि A से स्टार्ट करना और फिर Z तक देखना। लेकिन खैर कल बजट पेश हो गया, इस पर आगे चलकर मजीद सेगमेंट्स भी हैं, बात भी करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं जी कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो किसी से कम नहीं है। आप भी किसी से कम नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी खवातीन टीम की साबिक कप्तान सना मीर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली मुल्क की पहली खवातीन। मैं यहाँ पे गजल को रोकूंगा क्योंकि ये 2 दिन पहले ये काम हुआ तो गजल ने आके एहतजाज किया कि ये क्यों हम मिस कर गए। तो हमने इनको कहा कि ईद के मसले मसाइल थे, ईद के ऊपर हमने क्या कुछ किया, उसके बाद कल फिर आए तो कल कहीं मिस हो गई, तो आज इन्होंने कहा नहीं है मैं शामिल करवाऊंगी, मैंने ये ऐड करनी है भाई। और उन्होंने आपके, मैं जिस तरह से बता रही थी कि वो पहली खातून तो बन गई हैं, लेकिन उन्होंने 2018 में खवातीन की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन भी हासिल की और इस टीम की क़यादत की, जिसने 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में सोने का तमगा भी जीता था। और सना मीर का उरूज पाकिस्तानी खवातीन के लिए खेलों के मौके में इजाफे के साथ हुआ, जिन्हें 2000 की दहाई की अगर मैं बात करूं तो उसके अवाइल तक खुले मैदानों में खेलने की इजाजत नहीं थी। और सना मीर ने 2005 में अपने डेब्यू के बाद से 226 बैनुल अक़वामी मैच भी खेले हैं और इन जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं वो मतलब उनमें से एक है जिन्होंने वनडे मैचेस में 100 विकेटें हासिल की और 1000 रन भी बनाए हैं। और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने 2 वर्ल्ड कप और 5 T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया था। बिल्कुल ऐसे ही सना मीर के हवाले से पाकिस्तान की में उनकी बड़ी खिदमत हैं और वो 9 खवातीन में शामिल हैं, जिसका गजल ने बताया, जिन्होंने 1000 रन और 100 विकेटें हासिल की हैं। सना मीर को बहुत बहुत मुबारक हो। कल ईद की वापसी थी, बहुत सारी खबरें थी तो हम ये खबर मिस करके, सो हमारे प्लेटफॉर्म से उनको मुबारक हो। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक हैरान कुन खबर आपसे शेयर करता हूँ, बल्कि एक गजल से भी शेयर करता हूँ। गजल, आपका तो पासपोर्ट होगा आपके पास, मेरे पास भी है, लेकिन आपने कभी सोचा कि गाय के पास भी पासपोर्ट होता है? हाँ होता है, अभी बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, मतलब मैं सही सुन रही हूँ। एग्जैक्टली। आपने इंसान का तो पासपोर्ट सुना होगा कि इंसानों के पासपोर्ट होते हैं, लेकिन आज आपको मैं हैरत अंगेज बात बताने लगा हूँ कि आयरलैंड में हर गाय का अपना पासपोर्ट होता है। अच्छा। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है। आयरलैंड में 1 जुलाई 1996 से यह कानूनी शर्त है कि हर गाय का अपना पासपोर्ट होगा, जो कैटल आइडेंटिफिकेशन रेगुलेशन 2007 के तहत नाफिज किया गया। अच्छा। इस पासपोर्ट में गाय की बुनियादी मालूमात दर्ज होंगी, जैसे कि
उसका एक एयर टैग नंबर है वो उसमें दर्ज होगा, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ उसमें दर्ज होगी, जिन्स वो नर है या मादा है वो उसमें दर्ज होगा, और जिंदगी भर की तमाम नक्लो हरकत का मुकम्मल अच्छा। रिकॉर्ड इसमें शामिल होगा। ये निज़ाम ना सिर्फ जानवर की मुकम्मल शनाख्त और ट्रेसबिलिटी को मुमकिन बनाता है, बल्कि खुराक के मयार को बेहतर बनाने, आयरिश बीफ पर आलमी एतमाद कायम करने और बेवाइन टीबी या फिर फुट एंड माउथ जैसी बीमारियों की रोकथाम में भी कलीदी किरदार अदा करता है। सो आपने आज ये अच्छा, हैरान मतलब खबर सुनी जबरदस्त खबर है कि गाय के पास भी पासपोर्ट होता मतलब है। उसमें उसकी तमाम तर एक्टिविटीज जो कि उसने जिंदगी भर की हैं वो उस पासपोर्ट में दर्ज होती हैं। लेकिन ये चले अच्छी बात है कि गाय जो है वो किस तरह की है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद मेल है फीमेल, जिस चेक तरह किससे भी करवाएगी, या लड़का होगा? नहीं, वो या फिर उनको उनके ये भी ट्रेनिंग मालिकान होगी के कि पास अपना वो फिर उनके मालिकान के पास उनका पासपोर्ट होता होगा ना, Okay. वरना वो गाय को दो तो वो तो गाय मेरे ख्याल से खा ही जाए, ऐसा ही है ना। तो क्या खैर बताइए, ये आयरलैंड की गाय है, ये भी पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी गाय हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ये चले अच्छी बात है कि जानवरों को कुछ हुकूक होते हैं जो उनको दिए जाते हैं ऐसे ममालिक में। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, और यहाँ पर वक्त खत्म हो गया है सोशल स्टोरीज का। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं, कल बजट पेश हो चुका है। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे, जिसको हम इक्तिसादी जायजा भी कहते हैं, उसके हवाले से हमने बात की थी कि पिछले कुछ जो टारगेट्स थे क्या वो हुकूमत ने अचीव किए हैं या फिर नहीं। और कल वजीर खजाना साहब नेशनल असम्बली का सेशन हुआ, फिर उनकी स्पीच भी हुई और माली साल 2025-26 का बजट भी पेश कर दिया गया, जिसका हजम 17,500 अरब रुपए है। और कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट 2025-26 तकरीर के दौरान PTI के अरकान पार्लिमान की जानिब से ना सिर्फ शदीद एहतजाज हुआ है, बल्कि बजट दस्तावेजात की कॉपियां भी फाड़ दी गई हैं, बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए। आइंदा माली साल के बजट में दिफाई बजट के हवाले से भी कहा जा रहा था कि 20% इजाफे के साथ जो है वो 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने 2550 आप कह दे करने की तजवीज़ है। और इस बजट में दिफाई अखराजात, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे से लेकर रेवेन्यू एग्जैक्टली वो हाँ ये बात तो है, रेवेन्यू अहदाफ तक जो है क्या ये सब फैसले रिलीफ ला सकते हैं। एंड पर हमारा सवाल यही होता है, अवाम को रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले जब भी बजट आया तो हुकूमत ने हमें यही कहा कि अब जो बजट आएगा उसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो अहदाफ हम अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अब जो बजट आया, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शफकत मुनीर अहमद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। अब सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगा, सबको पता है कि क्या हो चुका क्या नहीं हुआ, लेकिन वेयर वी आर डिफरेंट, अगर माजी के बजट्स को देखा जाए, इस बजट को देखा जाए, तो इसमें क्या कुछ आपको नया नजर आया जो इससे पहले बजट्स में नहीं होता था? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, लेकिन आपने शफकत मुनीर साहब को मुखातिब किया है। मेरा नाम है डॉक्टर वकार मसूद खान। बेग यू पार्डन सर, बेग यू पार्डन। ओके ओके, तो मैं सिर्फ आइडेंटिटी तय करना चाह रहा था। जी बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, मजमूई तौर पर ये बजट उसी एक सिलसिले का तसलसल है जिसके तहत पिछले 2 साल से मईशत के अंदर छोटे छोटे कदम के जरिए से इस्तेहकाम जो है वो लाया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये है, अगर हम सिर्फ बड़ी मैक्रो पिक्चर देखें कि डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। इस दफा प्राइमरी सरप्लस तकरीबन 2.4% का है, विच इज रिमार्केबल। अच्छा, अब तो ये जो यानी अभी भी ये हम नहीं कहते इसको कि ये एक्सपेंशनरी बजट है और इसके आने से माशी सरगर्मियां जो हैं वो सरपट दौड़ने लगेंगी, बल्कि ये मोहतात अंदाजे से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो रिलीफ का उन्वान है, जिस पे आप शायद बाद में भी बात करें, टैक्स के अंदर निचले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अच्छा रिलीफ जो है मुहैया किया गया है।
इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स वगैरह इनमें कमी आई है। फिर हमारे तामीराती शोबे के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा कमी और जी। सरगर्मी बहुत कम हो गई थी, वहाँ पर बहुत टैक्स के मेजर्स, खुसूसन इस्लामाबाद के हवाले से हुकूमत ये इस सिलसिले में सिर्फ यही कर सकती है। आ, तो ये चंद हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बाकी जैसे आप सवाल करेंगे मैं उसका डॉक्टर जवाब साहब मुझे दूंगा। ये बताइएगा, अभी आप विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, हमने देखा है कि इनकम टैक्स में कमी की गई है, लेकिन जो रियल स्टेट का सेशन है, वो जो वहां पर कंसेशंस दिए गए हैं विद होल्डिंग टैक्स को, बल्कि आप ये कहें कि आधा कर दिया है बिल्कुल। फिर इसके साथ हमने देखा एक्साइज को भी खत्म कर दिया है, स्टैंप ड्यूटी जो होती है उसको भी खत्म कर दिया है। एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि टैक्सों की बहुत ज्यादा नीड है और फिर इसीलिए वो सैलरी क्लास पर भी लगता है, गरीब तबके पर भी लगता है, लेकिन फिर जहां पर लगाने का टारगेट होता है वहां पर नहीं लगाया जाता, ऐसा क्यों है? देखिए, ये भी बहुत अहम शोबा है। और अगर आपको ये गुमान हो कि भाई ये मतलब बिल्डिंग्स और हाउसिंग ये तो सिर्फ अमीरों का है, लेकिन छोटे लोगों का भी बहुत इसमें किरदार है। और खुसूसन एम्प्लॉयमेंट, अगर ये सेक्टर चलेगा तो बीसियों सनतें चलती हैं इसकी वजह से, और वहां पर रोजगार होगा लोगों के लिए। तो अब अगर ये सेक्टर कोई दिखाएगा सरगर्मी, तो वो लोगों को मजीद रोजगार फराहम करेगा, और यूं जो निचले तबकात हैं उनकी आमदनियों पे फर्क होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कुल बजट का हुजम देखा जाए तो वो 17,500 अरब रुपए है, लेकिन इसमें भी हम 8200 अरब रुपए की अगर बात की जाए तो ये वो है जो हमने कर्जों के सूद की मद में वापस देना है। सो इससे क्या हमारा छुटकारा हम पा सकते हैं? क्योंकि वजीर खजाना की जो तकारीर है उनसे तो ये लगता है जी कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने फुल अथॉरिटी दी है, हम 5 साल में IMF से छुटकारा पा लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, आपको आपके इल्म में है कि आ, आ, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है 22% पे चला गया था। जी। इन्फ्लेशन हमारा तकरीबन 40% के करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें वहाँ से बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन ये जो वापसी का सफ़र है इंटरेस्ट रेट का, 22 से हम 11 पर आए हैं, जबकि हमारा इन्फ्लेशन तकरीबन मिट गया था। तो अब जरूरत ये थी कि इस इंटरेस्ट रेट के अंदर और कमी लाई जाए, कम से कम यानी आप 6-7% जो है वो कर लीजिए। तो इस पे मैं जोर दूंगा आपके तवज्जुह से पॉलिसी मेकर्स को कि भाई ये जब बढ़ाने का वक्त आता है तो बड़ी मुस्तैदी के साथ आप उसे बढ़ा देते हैं, और जब अब कम होने की जरूरत है तो आप उसमें तसाहुल से काम ले रहे हैं। तो ये किया जाए। और फिर अच्छा देखिए, पिछले साल जो है ये तकरीबन 9,500 रुपए था। अल्लाह के शुक्र है वो इस पे भी यानी बेहतरी हुई है, 8,200 पे आ गया है, लेकिन इसमें बड़ी गुंजाइश है। ये बमुश्किल इसे 4-5 हज़ार रुपए तक होना चाहिए। और वो चीज जब मिलेगी तो आपके हाथ खुलेंगे और आप रिलीफ भी ज्यादा दे सकते हैं और तरक्याती कामों में भी ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब फिर इस चीज का क्या फायदा, जैसे मिफ्ता इस्माइल भी बात करते हैं कि अगर आप कर्जा लेकर ही ग्रोथ पर जाएं तो फिर इसका कोई फायदा तो नहीं होगा ना? आपने बात की, मैं तो कह रहा हूं, मेरी बिल्कुल बिल्कुल इब्तिदा जिससे मैंने आप के प्रोग्राम का आगाज किया है वो ये कि हम फूक फूक के कदम उठा रहे हैं जी। और वो काम नहीं कर रहे जो एक तरीके से एक मामूल बन गया था। मामूल क्या था कि जनाब 2-4 साल इकोनॉमी आपकी ठीक हुई, आपके रिजर्व बढ़े, और जबरदस्त आपने जो है जब ग्रोथ के पीछे गए तो वो कर्जों पर ग्रोथ खरीदी गई। और फिर जब रिजर्व्स तकरीबन खत्म होने लगते हैं तो फिर वावेला मच जाता है और आप दोबारा फंड के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं। या आप सुनती हैं
कि भाई डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। अल्लाह का करम है कि 2 साल से आपने डिफॉल्ट का नाम नहीं सुना होगा। जी। और हम ना मैं कर रहा हूं ना ये हुकूमत कर रही है कि कर्जों के हुसूल के जरिए से ज्यादा ग्रोथ का हुसूल किया जाए। ये 4.2 बिल्कुल ठीक है। और इसमें ज्यादातर तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मकामी सरमायाकार जो हैं वो आगे आए और वो जो है सरमायाकारी का काम शुरू करें, बजाय इसके कि हम देखें कि भाई बाहर से या हम खुद कर्जे लेकर जो है फिर लोगों को मुहैया करें और वो बहुत इंपोर्ट्स हमारी बढ़ा दें, जिससे फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स खराब हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि नॉर्मली जब हम अपने बजट को देखते हैं, इसको विजिट करते हैं, तो हमें ये लगता है कि बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कर रही है कि वो सिर्फ देख रही है कि हमने पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहा है और किस तरह से हमने अपनी महसूलात को बढ़ाना है, लेवीज लगानी है, एफबीआर के लिए भी चीज़ें मुख्तस हो जाती हैं। लेकिन वो जो अपने आप को कदमों पे खड़ा करना, तरक्की के हवाले से बात करना, इंडस्ट्री के फ्लरिशमेंट के हवाले से बात करना, क्या आपको वो इस बजट में नजर आ रहा है? फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन सब एहतियातों के बाद, जिसका मैंने बिल्कुल आपसे आगाज में जिक्र किया, हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए, देखें सरमायाकारी का एक अहम जरिया जो है वो ये है कि जब आप सरमाया लगाते हैं, नई फैक्ट्री बनाते हैं, तो अक्सर उसका खाम माल आपको बाहर से, रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। हम्म। तो हमने मतलब जो है अपनी ट्रेड को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रखा था। 20% का हमारा मैक्सिमम टैरिफ था और उसके बाद और 20 टैक्स बन के जो है इंपोर्ट के ऊपर जो हकीकतन ड्यूटी है वो 50% से भी ऊपर चली जाती है। हम्म। अब आप काम में आपने देखा होगा कि एक 5 साला टैरिफ प्लान दिया गया है, जिसके तहत जो मैक्सिमम टैरिफ है वो 15% पे आ जाएगा और दीगर जो 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 टैरिफ्स हैं उनमें ग्रेजुएट, अब ये जैसे ये एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, एक बिल्कुल मतलब जो है जबरदस्ती वजह कर दी गई थी। इसके खात्मे का ऐलान कर दिया है ओवर दैट पीरियड। इसी तरीके से रेगुलेटरी ड्यूटी को भी कहा है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इससे आप देखिएगा आपको इस पर मुस्बत लोगों के रद्द अमल भी आपके सामने आएंगे। ये एक ऐसा आ, कदम है जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने ये ख्याल रखा है, इस बजट ने ये ख्याल रखा है कि सरमायाकारी आगे बढ़े। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ के बारे में भी बताइएगा। हमेशा से हमने सुना है कि नॉन फाइलर्स के हवाले से बहस की जाती है कि उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग करती है गवर्नमेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कि कहाँ पर एफबीआर की कमी रह जाती है कि फिर भी वो उसको टैक्स नेट में नहीं ला सकते? अच्छा, अब इसमें भी जो है बहुत बड़ी पेशरफ्त की गई है इस बजट के अंदर। और हुकूमत ने कहा है हम ये फाइलर नॉन फाइलर की तफरीक खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज अगर कोई नॉन फाइलर आएगा हम्म। तो वो इसलिए आएगा कि अपने आप को रजिस्टर करा ले। और यानी अगर नॉन फाइलर जो है उसको अपने असासे वगैरह जो है ना वो जाहिर करने पड़ेंगे। बिल्कुल। हैं, अगर वो चाहता है कि कोई जायदाद खरीदे या बैंक अकाउंट खोले और ये करे। देखिए अब ये जरूरी है ना कि सिर्फ हम फाइलर को ये इजाजत देंगे कि आप आइए सनत लगाइए, आप आइए घर खरीदिए, आप हम्म। आइए गाड़ियां खरीदें, तो ये इसके बगैर कोई चारा नहीं। आप इसके तहत आपका टैक्स बेस भी बढ़ रहा है। हर किसी को जो टैक्स देने की इस्तात रखता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो दे। तो इस इलाके में भी, इस उन्वान से भी बहुत अच्छा ठीक हो गया। बजट है। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। ख़वातीन वज़ात बजट क्योंकि पेश हो चुका है और सब डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक। खवातीन व हज़रात, बजट के ऊपर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। डॉक्टर शफकत मुनीर अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आपको पता है डिस्कशन हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर वकास साहब मौजूद थे, उनसे तो हमने ओवरव्यू लिया। ओवरऑल आप किस तरह इस बजट को देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे पहले तो आप ये देखेंगे बजट होता क्या है। हाँ, बजट बुनियादी तौर पे एक ऐसी दस्तावेज है, ये एक ऐसा तखमीना है जो हुकूमत के अखराजात और इनकम उसका एक चार्ट समझ लें, वो होता है। और ज़ाहिर है कि मुल्क को चलाना, उस मुल्क की बैलेंस शीट को लेके चलना बजट का बुनियादी मकसद ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बजट से एक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है और बजट की बुनियाद पे पूरी दुनिया में बाकी जगह भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ तो बजट की बुनियाद पे हम ये समझते हैं जी कि सबसे पहले तो रिएक्शन ये मिलता है जी कि अब पिछले 10 साल के बजट उठा लें, किसी बजट के बारे में कि सबने ये नहीं कहा जी बहुत अच्छा है, या सबने ये कहा कि बहुत बुरा है। बजट गिवन सर्कमस्टेंसेस में अच्छे से अच्छा एक तखमीना पेश करना होता है। अब जो हमारी मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें हमने एक बजट देना था जिसमें कि आपको पता है IMF की कंडीशंस भी हैं, इससे कोई इनकार करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, वो तो एक फैक्ट है। इसके अलावा भी इससे पहले भी जब IMF नहीं भी होता था तब भी हमने अपने मैशत के मुताबिक बजट को चलाना होता। अब इस बजट में 2-3 चीज़ें ऐसी जो अब आप ओवरऑल कह रहे हैं ना, फिगर में जाने के, क्योंकि इस वक्त मॉर्निंग शो में लोग नॉर्मल तो लाइट बात ज्यादा सुनना चाहते हैं। मेन बात यही सुनना चाहते हैं कि कितना रिलीफ है। वो चाहते, वो ही नहीं चाहते कि मैं पूरी फिगर्स की आपको, जो कल तकरीर भी हुई है, सिर्फ 2-3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पिछले 10 साल के अगर बजट देख लें उठा के, तो पहली दफा ये हुआ है कि हमारा जो बजट डेफिसिट, यानी जो डेफिसिट होता है या जो खसारा होता है बजट का, वो 3.9% आया है। और ये भी हम आपको बता दीजिए पहले कितना होता था? पहले इससे ज्यादा होता था, 4 से लेके और 8 तक भी जाता रहा है। ठीक है, तो अब कम से कम ये कि अगर मार्जिनल भी कम हुआ है तो उससे वो एक इंडिकेटर है कि हमारी मईशत में कहीं गुंजाइश पैदा हुई है कि वो हमने बजट का खसारा कम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो इस बजट की नोट करने की है वो ये है कि हमने अखराजात में कमी की है, यानी जो अखराजात हैं उसमें 1.5% से भी कम का इजाफा हुआ है, लेकिन जो हमने रेवेन्यू साइड है वो हमने बढ़ाई है ज़्यादा। ये तो वो है जो टेक्निकल बात है। अब जाहिर है रेवेन्यू साइड जब आप बढ़ाएंगे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाएगा। वो पैसा कहाँ से आता है? वो अवाम के टैक्सों से आता है, या हमारे जो समंदर पाकिस्तानी भेज रहे हैं, या फिर जो कर्जा है। ठीक है, अब उसका अगर तनासुब देखें, कर्ज भी हर दफ़ा आता है और यानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो भी भेजते हैं, टैक्स भी आते हैं। अब यहाँ टैक्स मेजर, जैसे पिछले साल की बात है कि सैलरीड क्लास को ज़्यादा टैक्स किया गया, उस वक्त की कोई कंडीशन ऐसी थी। अब कुछ इसको थोड़ा सा रिलीज किया गया, थोड़ा सा रिलीफ दिया गया, बहुत मेजर ये भी नहीं है लेकिन है। अब इसको कहाँ से पूरा करना, उसको पूरा करने के लिए और सेक्टर्स आ जाते हैं। मसला ये कि यहाँ पे इस वक्त अगर आप ये देखें, जो बजट की एक और, मैं ये जब देख रहा था बजट का, अगर आप पहला हिस्सा देखें तकरीर का, उसमें ज्यादातर रिफॉर्म्स की बात की गई है। बिल्कुल, यानी एक बेसिस बनाई गई बजट के लिए कि हम ये बजट क्यों ऐसा लाना चाह रहे हैं। रिफॉर्म की बात हुई, उसमें टैक्स रिफॉर्म, टैरिफ रिफॉर्म की बात भी हुई, उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स की बात हुई। फिर जो मेजर इशू बताए गए पाकिस्तान में, पहली दफ़ा ये बजट में डॉक्यूमेंट हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। बिल्कुल, पहले अगर आप पिछले 10 साल के बजट उठा के देखें उसमें रियलाइजेशन ये नहीं। अब आप ये देखें कि बजट का काम ये सिर्फ ये नहीं होता कि जब जिस दिन बजट अनाउंस, बजट से पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री और मुख्तलिफ जगह जाता है, जिसमें वहाँ से एक परफॉर्मे होते हैं बहुत सारे, वो फिल कराए जाते हैं। उसमें पहली दफ़ा मैं वो जब देख रहा था कि बजट प्रोसेस जब शुरू हुआ, उसमें पहली दफ़ा 2 चीज़ों के परफॉर्मे डाले गए बड़े एक्सप्लिसिटली। माइल्डली तो पहले भी मौजूद होते थे किसी एक परफॉर्मे का हिस्सा, अब एक्सक्लूसिवली 2 डाले गए, एक जेंडर सेंसिटिव बजटिंग और एक ग्रीन सेंसिटिव बजटिंग, ताकि वो हमारी ये रियलाइजेशन हो कि हम ये जो चैलेंजेस हैं इनको कैसे लेंगे। अब क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज है। अब दुनिया भर में पाकिस्तान आपको पता है कि कितना मुतासरा तरीन मुल्कों में शामिल है, जबकि हमारी कार्बन एमिशन 1% के करीब है, लेकिन ज़ाहिर है मीथेन में हम
हमारी सर है अभी उसमें। अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे ऑस्टेरिटी के हवाले से। हुकूमत हमें ये तो कहती है कि खर्चे कम करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि नेशनल असम्बली का जो अपना खर्चा है वो 28% बढ़ा है, फिर सेनेट का 25% और हुकूमत का अपना जो है वो 17% है। लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे मौकों पर जो हुकूमत अपने खर्चे को बहुत इजीली कम कर सकती है, लेकिन फिर इस तरह के दादोशुमार आना कि उनके खर्चे बढ़ जाना, ये कुछ समझ से बाहर है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। ये एक तो ये जिन खर्चों का आपने जिक्र किया ना, इसमें ऑस्टेरिटी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये इसमें भी नज़र आनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन जो बड़े बड़े हेड्स होते हैं ना, जैसे सब्सिडीज हैं, ये बहुत सारी ऐसी छूट जो दी जाती है ना, वो उसकी वजह से बहुत लीकेज होती थी। वहां पे कंट्रोल करने से हमने खर्चों को कट किया। ठीक है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर इनको भी हम थोड़ा कम सा कर दिया जाए। या सिंबॉलिकली सही हम Exactly. इनको इस वक्त ना बढ़ाते तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर हो अच्छा सकता था। इंडिकेटर। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो ऑस्टेरिटी की जिसकी गजल आप बात करिए सर, ये भी है कि अगर लेट सपोज एक एग्जांपल है 1000 अरब रुपए के हमारे अखराजात हैं, तो उसमें से मेरे ख्याल है 10-15% इधर जाते होंगे। हाँ, वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी रेशो, लेकिन वो आप सही कह रही हैं, सिंबॉलिकली प्रेशर हाँ, जाता है कि जी अपनी तनख्वाहें तो 600% बढ़ा लेते बढ़ा हैं दी हैं और अवाम बाकी पे लोगों बोझ डाल दिया। ये इंप्रेशन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, और मजीद अगर कम करें तो ये ऑस्टेरिटी और हो सकती है। अब अगर आप ये देखें कि जो नई चीज़ें, जो बड़े चैलेंजेस हैं, अगर हम उनकी तरफ नहीं सोचेंगे, खासतौर पे इस बजट में जो अब एक ले डाउन कर दिया गया है कार्बन लेवी की, अगर हम बात करें, इससे पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो ऑलरेडी चल रही थी, अब वो भी 100 रुपीज़ तक हो जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना एक मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्गूमेंट जो उसको दिया गया ना पेट्रोलियम लेवी का, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम। पेट्रोलियम लेवी लगाना जो ना पूरी दुनिया में है कि पोल्यूटर पे फर्स्ट, यानी जो गाड़ी चला रहा है, जो पेट्रोल से कार्बन एमिट कर रहा है, माहौल को ख़राब कर रहा है, उसको पे करना चाहिए। हम दुनिया को भी कहते हैं कि आपके कारखानों से धुआं हमारी तरफ आ रहा है तो हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, आप पे करें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बात की गई है कि जिससे फॉसल फ्यूल कम होगा, जी, वहाँ थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। वहाँ पे इनको चाहिए ये कि फॉसल फ्यूल कैसे कम होगा। फ़र्ज़ किया 2.5 रुपये अगर पेट्रोल ये लगा दिए कार्बन लेवी, आपको याद है 16 रुपए पेट्रोल भी बढ़ता रहता था, क्या उससे गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी? क्या पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो गया था? नहीं हुआ था। फॉसल फ्यूल का जो फेज आउट है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में इस पे बहस हो रही है। और एक जैसे वो न्यूक्लियर का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था, इसी तरह ये इसका फेज आउट ट्रीटी है। पूरी दुनिया बहुत सारे ममालिक उसको साइन कर चुके हैं, हमने भी इसको साइन नहीं किया है कि किस तरह हमने फॉसल फ्यूल को फेज आउट करना है। यानी अपने कम से कम फॉसल फ्यूल इस वक्त आप ये देखें सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कार्बन एमिशन का और एनवायरनमेंट को ख़राब करने का। फॉसल फ्यूल को 2.5 रुपये लगा के आप कम नहीं कर सकते। कम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी मास ट्रांजिट जिस पे लोगों का ट्रस्ट हो, जैसे दुनिया में होता है कि इतने बजे बस ने आना है, इतने बजे ट्रेन ने आना है तो आना है। वो अपने दफ्तर टाइम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाते, बस में जाते हैं, बड़े बड़े यानी हाई पोस्ट के लोग। बिल्कुल ऐसे ही मैंने ये देखा कि यानी फाइनेंस मिनिस्टर बस में पकड़ के खड़े में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके, और साथ हम भी खड़े हैं। पता लगा कि तो वहां से कम होगा, वहां से वो असल में जितना वो चलाएंगे हाँ। तो उतनी कारें और ये कम होंगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपसे गपशप करके बड़ा मजा आ रहा था। इन डिटेल आपने हमारे साथ कन्वर्सेशन की। डॉक्टर शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबर इकोनॉमी के ऊपर हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है और यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, क्योंकि यहाँ पे हम फन, मजाक, क्रिकेट, इन चीज़ों की बात करते हैं और आज हम फ़न के हवाले से बात करेंगे। फ़न वो ज़ुबान है जो बिना बोले दिलों से बात करती है और जब ये फ़न रब कायनात के जिक्र से जुड़ जाए तो फिर इसका असर सिर्फ आंखों तक नहीं, रूह तक उतर जाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे रहीम यार खान की उस बाहिम्मत बेटी फातिमा नसीम से, जिसने कम उम्री में रवायती आर्ट को इस्लामी फ़न जमाल का एक नया रंग दिया। फातिमा खताती करती हैं और खालिक कायनात के अस्माए हुस्ना को अपने कैनवस में ऐसे उतारती हैं कि देखने वाले सुबहान अल्लाह के बगैर नहीं रह सकते। आइए उन्हीं से बात करते हैं और मजीद जानते हैं उनके फ़न के हवाले से कि कैसे
उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह से वो इतना खूबसूरत माशाल्लाह से काम करते हैं। कैलीग्राफी कर रही हैं, खताती कर रही हैं और अपने फन का मुजाहरा कर रही हैं। एग्जैक्टली फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कब आपको शौक आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? कैलीग्राफी का शौक है मुझे बचपन से ही था, और गॉड गिफ्ट के टैलेंट था मेरा ये, जिसको मैंने जो है अपनी सीखा मैंने अब खाना फरक ईरान से। उसके अलावा भी मैंने अपने शौक को मजीद इनहेंस किया, और इसके अलावा अपनी जो है एग्जीबिशंस कराई, और आज मैं इस मुकाम पर कर रही हूँ। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि रवायती आर्ट से हटकर आपने इस्लामी फन को क्यों चुना? ये इंतखाब कैसे और क्यों किया? इस्लामी खताती का जो है शौक इस तरह से आया कि जब मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो मेरा दिल करता था कि इनको इस तरह से किसी तरह से प्रेजेंट करूं कि इसका मतलब भी आसान अल्फाज में समझ आए, और रंगों से जो है हम इसका मैसेज दें। तो इसलिए मुझे जो है कैलीग्राफी करने का शौक हुआ, और अपनी कैलीग्राफी की मिराज को भी कायम रखने के लिए मैंने जो है अपनी इस कैलीग्राफी के फन को आगे किया। बिल्कुल फातिमा, आपके बैग पर भी देखा जा सकता है, आपके अकब में जिस तरह से पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप किसी काम में आगे बढ़ते हो तो हर्डल्स भी आती हैं, कभी कोई तनकीद का सामना करना पड़ा है आपको, माशरती दबाव या फिर कोई माली मुश्किलात हों उस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है, माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, और जो है हमारी यहाँ पे जो है एज अ गर्ल जो है मुझे देखना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, जो है ये आगे नहीं जा सकती, लेकिन जो है हमने इस पे काम किया अपने ऊपर। मैंने अपनी जो है अपनी वुमेन एम्पावरमेंट जो है हमें बहुत सपोर्ट करती है इस चीज में कि जो है हम अपनी सलाहियतों को आगे लाएं, और इस चीज को जो है हम आगे अपने जो है आगे ट्रांसफर करें इस चीज को, जो है जो हमारी चीजें हमने मुश्किलात फेस की वो आगे वाले आने वाले बच्चे फेस ना करें। बिल्कुल ऐसी है फातिमा। साथ ये भी बताइएगा कि आपकी फैमिली का इस सफ़र में कितना ज़्यादा आपका साथ रहा, उन्होंने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि फैमिली जब साथ होती है तो इंसान की ग्रोथ जो बहुत निखर के सामने भी आती है। जिसने लंबे अरसे में ग्रो होना होता है वो बड़े शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम में भी ग्रो हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, मेरी फैमिली का सबसे ज्यादा इसमें जो है मेरा जो है सपोर्ट रहा है, और मेरी फैमिली में मेरे साथ खड़ी रहती है जहाँ मैं जाती हूँ। मेरी एग्जीबिशन होती हैं, मेरी पेंटिंग्स होती है, उठा के लेके जानी और वापस लेके आनी, उनको संभालना करना, पूरा सेटअप करना, वो मेरे पेरेंट्स जो है हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और फाइनेंशियल सपोर्ट स्टार्टिंग में मैंने उनसे ली थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा दूसरी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ उनकी रहती है। दुआएं तो पेरेंट्स की होती ही हैं, लेकिन जो दूसरी सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है, वो हमेशा मेरे पेरेंट्स की साथ रही है। तो मेरी फैमिली का जो है इस मेरे सफर में बहुत बड़ा जो है आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले किया है आपकी फैमिली ने। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि अब आप अपने काम को आगे कैसे ले जाना चाहती हैं? आपके क्या गोल्स हैं, क्या विजन है आपका? गोल्स इस तरह से है कि अब जो है मैंने अपने इस फन को आगे बच्चों को जो है सिखाने के लिए अपना एक स्टूडियो बनाया है, उसी को आगे एक्सपेंड करना है। जो हमारी इस माशरे की लड़कियां हैं जो घर में जो है कहीं और किसी और शहर में जाके नहीं सीख सकती, उनके लिए जो है मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है कि वो मेरे पास आके इस फन को सीखे और आगे जो है अपनी सलाहियतों को मनवाए। अच्छा फातिमा, मुझे ये भी बताइएगा कि कैलीग्राफी पाकिस्तान में भी होती है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस आर्ट की तरफ लोगों का कितना रुझान है? जो आम लोग हैं वो कितना ज़्यादा इसको पसंद करते हैं? ख़रीदार किस हद तक जाते हैं? कुछ इंथुजियास्टिक लोग यहाँ पे भी होते हैं कि उनको जो भी कीमत बताई जाए वो कीमत दे के ले जाते हैं। हमारे सिटी के अंदर जो है कुछ लोग जो बिल्कुल शौक रखते हैं, जिनको पुरानी आयात से लगाव होता है, रूहानियत से लगाव होता है, वो लोग तो जो है बिल्कुल इस चीज को नहीं करते कि हमारी जो है कोई भी प्राइस हो हम दे देंगे, क्योंकि एक रूहानियत का एहसास जो है उसके लिए कोई भी जो है पे करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा फातिमा, इससे पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ज़ाहिर तनकीद भी होती है, फिर उसके साथ आपको माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी आप बता रही थी कि आपने एक बच्चों के लिए स्टूडियो बनाया है ताकि इसको मज़ीद एक्सपेंड भी किया जा सके, आप अपने फ़न जो है दूसरों बच्चों को भी सिखाएं। तो इस हवाले से भी ज़ाहिर आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? फैमिली सपोर्ट करती है या फिर आप साथ कोई बिजनेस कर रही हैं अपना? बिजनेस तो नहीं मैं कर रही साथ, लेकिन ये है कि बच्चों की कुछ हमने फीस रखी हुई है ताकि जो है इस फन की जो बच्चों की फाइनेंशियल है उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर,
तो वो सारी चीजें जो है उनकी हम इस तरह से मैनेज करते हैं। और जो है पेरेंट्स की भी सपोर्ट रहती है, बट स्टिल ये है कि मैं अपना यही अभी तक फिलहाल आर्ट का ही वर्क कर रही हूँ, अपनी पेंटिंग सेल करती हूँ, और इस तरह स्टूडियो में जितने भी बच्चे हैं जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। अच्छा फातिमा, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और जिनको कैलीग्राफी का शौक भी होगा। क्या आपका कोई यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कोई ऐसा है सिस्टम जहां से वो वीडियोस देख के कैलीग्राफी सीख सकते हैं, और कितना ही अरसा लगता है कैलीग्राफी सीखते हुए? कैलीग्राफी सीखने में पैसा नहीं, मेरे ख्याल में जो है शौक ज्यादा मैटर करता है। जितना आपको शौक होगा उतना ही आप ज्यादा उसको टाइम से सीख सकते हैं। पैसा मैटर नहीं करता, पैसा जो है आना चाहिए, मतलब आने जाने की चीज है। लेकिन ये है कि तो मतलब एक तो अल्लाह ताला की रूहानियत का एहसास है वो आपके अंदर है, तो आप कैलीग्राफी आराम से किसी भी में सीख सकते हैं। ठीक हो गया फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फातिमा हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपने फन के हवाले से हमें बता रही थी। खवातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जो हकीकी मानों में हौसले, आज़म और खुद एतमादी की जीती जागती मिसाल हैं, और जिनके सामने बिनाई की कमी तो थी ही, मगर ख्वाब देखने की ताकत ने आप ये कहें कि और उन्हें मतलब पूरा करने का जुनून कभी उनको कम नहीं हुआ। और ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, बल्कि अदब, शायरी और फ़न की दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रुकावटों, समाजी तासुबात और ज़ाती चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे आपके मजबूत होना तो अंधेरे भी आपकी रोशनी छीन नहीं सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनको खुश आमदीद कहते हैं। एक बाहिम्मत, बासलाहियत और बाकिरदार खातून रुबीना शाद साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रुबीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने याद रखा, बुलाया। अच्छा रुबीना, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल हैं, लेकिन हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो आप बीनाई से महरूम हैं, ऊपर से आपने इतनी एजुकेशन हासिल की, फिर बुक्स भी आप लिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज में पढ़ाती भी हैं। सो हाउ यू मैनेज दैट? अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के लिए कोई कमी छोड़ता है तो उसको उसके साथ लड़ने का, उसके अजाले का हौसला भी अता करता है। और बाज़ औक़ात मैं ख़ुद हैरान होती हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि कभी आपने अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार उसकी नवाज़िशात इतनी ज़्यादा हैं कि मैं चाहूँ भी तो शिकवा नहीं कर सकती। और वही मैनेज करने की हिम्मत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे भी सबको साथ लेकर चलना, कॉलेज में भी। और नाजरीन के लिए मैं बताती चलूँ कि मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन मरी रोड रावलपिंडी में लेक्चरर हूँ। इसके अलावा इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर PhD उर्दू की स्कॉलर हूँ, और दर्जनों अवार्ड्स और एजाज़ात हासिल कर चुकी हूँ, असनाद हासिल कर चुकी हूँ। ऐवान सदर समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म पर नुमाइंदगी कर चुकी हूँ अदब की और अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी की। और यही नहीं, इसके अलावा मैं घर पर नाजरा कुरान पाक की तालीम भी दे रही हूँ बच्चों को। माशाल्लाह, ये तमाम तरह अचीवमेंट्स मैं अभी आपसे पूछने ही वाली थी, लेकिन आपने जिक्र किया, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि शायरी का जिस तरह से शौक था, अभी जिस तरह से आप किताबें लिखती हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, आपने किताब भी लिखी, कब और किस टाइम पैदा हुआ शायरी का शौक? शायरी के बारे में किसी शायर ने कहा था, शायर के हवाले से, कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर यह सलाहियत वदियत की थी, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो मैंने मेरे ख्याल में 9th क्लास में थी। जब ऐसी मजाक में शायरी शुरू हुई, एक हमारे क्लास फेलो थे, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। कुछ अशार उन्होंने कहे, उनके मुकाबले पर मैंने भी कहे। कंपटीशन का दौर, मेल सामने आ जाए तो ज़्यादा हो जाता है। तो वो फिर मैंने कहा अच्छा आपने शेर कह लिया है तो ये अब कैसे हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं। वो तो बस एक आध उन्होंने शेर कहा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने शायरी का, और शायरी ने मेरा दामन नहीं छोड़ा। सबसे जबरदस्त। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से बताइएगा, उस इम्तिहान में भी आपने कामयाबी हासिल की? जी बिल्कुल। बहुत मज़े की बात यह है
मैं अक्सर अपनी स्टूडेंट्स को भी ये बात बताती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ आपके नसीब में लिखी है वो आपसे छीन नहीं सकता कोई भी। मैंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म था वो मेरा 11:59 पे सेंड हुआ था ओह, और 1 मिनट 12 पहले। बजे एक्सपायर हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह टफ तो था, मेहनत की, अल्लाह पाक ने हौसला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने कामयाबी हासिल की। और उससे पहले बहुत बहुत धक्के खाए, तकरीबन 6 साल तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ वहाँ। हमारे यहाँ ब्लाइंड के लिए जो हैं वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो रवैये और कि ये आप बहुत नहीं matter कर करती है पाएंगी चीज़। दिस एंड दैट। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर रिजेक्शन ने मुझे एक नया हौसला दिया, ये असल बात है। अच्छा, अब रुबीना आप रिजेक्शन की बात कर रही हैं तो मुझे ये बताएं कि लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम, कौन सा लम्हा आया जब आपको लगा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम ने, उस वक्त ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, आपको लगा हो कि नहीं अभी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं मज़ीद आगे काम कर सकती हूँ? वैसे तो कई मौके पे मैट्रिक से ही शुरू हो गया था। एक प्रिंसिपल थी, उनसे हमने कहा कि आप जस्ट राइटर फॉर्म पे दस्तखत कर दें। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा मे आई कम इन, तो उन्होंने वहीं से कह दिया नो। जस्ट एक साइन का मामला था, तो वो बात मुझे आज तक कभी नहीं भूलती। लेकिन उसके बाद थोड़ी से हालात टफ हुए। अच्छा, उस साइंस से क्या होना था? जी, उस उस साइन से साइन होना से क्या ये था? होना था कि उनके इदारे की एक बच्ची जो हमारे पड़ोस में थी, जिसकी राइटिंग भी अच्छी थी, वो राजी थी, उसके वालिदैन राजी थे, लेकिन प्रिंसिपल की रजामंदी ना होने की वजह से वो बच्ची मेरी राइटर नहीं बन सकी। अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को बनाया, चूंकि वो प्राइवेट उन्होंने मैट्रिक किया था, वो भी रिजेक्ट हो गई। यानी बिल्कुल आखिरी वक्त में, मैं जब मेरा पेपर था पहला मैट्रिक का, तो मेरे वालिद साहब फेडरल बोर्ड के चक्कर लगा रहे थे और मैं अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ थी और हमें आइडिया नहीं था कि हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। तो ये सिचुएशन थी। आप ये सोचें कि एक पढ़ाई का प्रेशर उस वक्त 9th और 10th जो है वो इकट्ठी होती थी। अच्छा। और फिर सबसे बड़ा टेंशन ये कि पता नहीं राइटर अरेंज होगा, पता नहीं राइटर लिखेगा। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एक ब्लाइंड के ऊपर ना। और फिर 9 और 10 के इम्तिहानात तो ऐसी चीज़ है कि फिर आपको कितना लंबा वेट बिल्कुल करना ऐसा पड़ता हाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुश्किलात तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन माशरे में रवैयों के हवाले से भी आपने देखा कि कितना ज्यादा रवैया चेंज होता है नाबीना अफराद के लिए? देखें, ज़िंदगी का असल में जो पूरी कायनात का जो निज़ाम है ना, वो तज़ादात पर है। कोई भी चीज़ हमें यकसानियत की हामिल नहीं मिलती और शायद यही खूबसूरती भी है कायनात की। दिन है तो रात है, अंधेरा है तो रोशनी है, और जुल्म है तो अच्छाई भी है, खैर है तो शर भी है। अच्छे लोग भी बहुत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें सबको खुश रखे जहाँ जहाँ भी हैं। लेकिन ये है कि कुछ बुरे रवैये भी थे, और जॉब मिलने के बाद और फिर शोहरत मिलने के बाद वो रवैये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुए। वो भी एक बड़े मज़े की बात होती है। एक इदारे ने मुझे बुलाया एज चीफ गेस्ट, तो मैंने वहाँ, उन्होंने कहा जी आप हमारे बच्चों से खिताब करें, उन्हें मोटिवेट करें। तो मैंने बच्चों को तकरीर के दौरान ये कहा कि मैंने कहा बेटा आपने घबराना नहीं है, जो इदारे आपको पहले रिजेक्ट करते हैं बाद में वही चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लेते हैं। बिल्कुल। तो वो असल में तंज था उसी इंतज़ामिया पर जिसने मुझे उस वक्त नौकरी नहीं दी थी, और बाद में अब वो हर जगह बड़े, और कई इदारों के साथ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, फैमिली में ऐसा हुआ कि पहले जो कहते थे कि यार इन्हें तालीम दिलवा के क्या मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अब वही फख्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। रबीना की एक बुक भी है जिनके ऊपर उन्होंने थीसिस किया, इकबाल अजीम की गज़लियात का मौज़ूआती मुताला, और इसमें शायद ही कोई गलती होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी। पब्लिशर ने खुद लिखा भी पब्लिशर है। ने भी खुद इस चीज़ को लिखा है इस बुक की बैक पर कि इसमें कोई गलती मौजूद नहीं है। रुबीना, मुझे लास्टली अपना कोई खूबसूरत सा पसंदीदा शेर भी सुनाती जाए। ज़ब्त पे आजिज़ी पे मरते हैं जब किसी आदमी पे मरते हैं, आहा, सच है कि जिंदगी तुम हो इसलिए जिंदगी पे मरते हैं। वाह वाह वाह। और आप दोनों की नज़र ये शेर के खिलखिलाते गुलाब हैं जितने, तेरी दिलकश हंसी पे मरते हैं। दाद दीजिए हमारी हिम्मत की, जिसने मारा उसी पे मरते हैं। वाह वाह, जबरदस्त। क्या और कहने, बन संवर कर न मिलने आया कर, हम तेरी सादगी पे मरते हैं। क्या बात। और ये शेर जो आपने माशरे के हवाले से बात की कि लोग रोशन ख्याल हैं, लेकिन लोग रोशन ख्याल हैं लेकिन आँख की रोशनी पे मरते हैं। आए हाय हाय, क्या कहने, बोझ क्या कहने। लगती है जिंदगी जिनको, मेरी जिंदा दिली पे मरते हैं। वाह वाह वाह। कुछ दीवाने हैं मेरी उर्दू के,
और कुछ शायरी पे मरते हैं। क्या बात है, क्या बात है रुबीना, क्या जबरदस्त। बात है रुबीना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बहुत अस। आपसे शुक्रिया। बात करके Thank बहुत you, अच्छा लगा। रुबीना। खवातीन नौज़ाद रुबीना शाद हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अपनी शायरी के हवाले से भी बता रही थी, लेकिन अपने पूरे सफ़र के हवाले से बता रही थी कि कितना कठिन सफ़र था, किन मराइल से ये गुजरी और आज यहाँ तक पहुंची है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको मिलवाते हैं एक और खूबसूरत लेडी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बासलाहियत और बाएतमाद फनकारा, जिन्होंने अपने फन से लाखों दिल भी जीते हैं और ना सिर्फ एक कामयाब अदाकारा है बल्कि मिस पाकिस्तान 2025 सुप्रीम का ताज भी अपने सर सजा चुकी हैं। उनको खुश आमदीद कहते हैं, बाकमाल अदाकारा हैं। सबा चौधरी की मैं बात कर रही हूँ, जिनको कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे। सबा से पूछते हैं उनके करियर का सफर, मतलब किस तरह से उन्होंने आगाज किया, किन किन प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त वो काम कर रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो आज मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। सबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for calling me. ऑन दिस कॉस्ट्यूम मिस पाकिस्तान सुप्रीम के। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। Thank you so और much. सेकंडली बताइएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंची हैं और जी हाँ। क्या क्या चल रहा है आजकल। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इस तरह से है कि 1 साल पहले मैंने जब देखा कि ये जो मिस यूनिवर्स, मिस पाकिस्तान और इस तरह की जो कॉन्टेस्ट हैं, ये पाकिस्तान में अब थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ का जो अवेयरनेस आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान में भी, रिलीजियस कंट्रीज़ में भी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो पहले रिलीजियस कंट्रीज़ की जो औरतें थी वो नहीं जा सकती थी, बिकॉज़ थोड़ा रिवीलिंग कपड़े पहनने होते थे। तो अब इस तरह के जो उनकी थी कि इस तरह के अपने ड्रेसेस पहनने इस तरह के लाइक ग्राउंड्स में, तो अब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा हुआ कि मुझे अप्लाई करना चाहिए इसमें। देन आई सर्च्ड ऑन गूगल, देन आई गेट द वेबसाइट लिंक ऑफ misspakistan.com के नाम से है। और फिर मैंने उधर एक एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और इसमें अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उनका रिस्पांस दिया। और अच्छा, फिर लाइव इंटरव्यू भी होता है या फिर बस उस टाइम आप दे दें? वो जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें फिर आपको कॉल की जाती है अगर आपके क्वेश्चंस के जो रेलिवेंट क्वेश्चंस अगर पूछे हैं उन्होंने और आपने सही जवाब दिया उनका और अकॉर्डिंगली दिया है, तो फिर वो आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम द नेक्स्ट मिस पाकिस्तान। फिर वो आपके इंटरेस्ट का पूछेंगे, आपके करियर का पूछेंगे, आपकी हॉबीज़ का सब पूछेंगे। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर उन्होंने जो है प्रॉपर जो है मतलब ऑन द कॉल इंटरव्यू लिया प्रॉपर, सही कि आप चैरिटी में कितना आगे हैं, आप पॉजिटिव कितने हैं टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, सब चीज़ों के बारे में पूछा। क्योंकि हम लोगों ने करना क्या होता है इस टाइटल को लेके, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि वी हैव टू गो इंटरनेशनली एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट अवर कंट्री। और हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि एक पॉजिटिव इमेज जो है बिल्ड करना है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है जिस तरह से इमेज बना हुआ है बाकी कंट्रीज़ में, मतलब बहुत सी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे रह जाता है कि नहीं इस तरह से इस अच्छा कंट्री। आप बहुत सारे, जिस तरह आपने पॉजिटिविटी की बात की है, तो आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं जिसमें आपका पॉजिटिव रोल भी है। तो मुझे ये बताएं कि अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं और कौन सी फिल्म या वेब सीरीज आने वाली है? अभी जो मैंने काम किया था वो मन टीवी का एक प्रोजेक्ट था, इट्स अ टाइटल 7 डेज सीरियल, इट्स ऑन वन टीवी, लेकिन वो ऑन एयर हो चुका है। लेकिन अभी मैं ग्रीन टीवी के लिए काम कर रही हूँ, ग्रीन इंटरटेनमेंट, एंड ARY पे भी किए हैं काम, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इंशाल्लाह अगस्त में वो ऑन एयर होगा। अच्छा, वो जो पिछले सवाल के जवाब में आप बता रही थी कि कॉल आई, कॉल के ऊपर आपको चैरिटी का पूछा गया, ह्यूमैनिटी के हवाले से पूछा गया। सो व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? कंटेस्टेंट कितने ज्यादा थे? और स्पेशली कॉल के ऊपर तो वो सारी चीजें नहीं मैयर हो सकती, आपकी खूबसूरती के, आपके नए नक्शे, तो उसको वो किस तरह से मैयर करते हैं? क्या कोई फिजिकल मुकाबला होता है कि आप जाते हैं? हाँ, नहीं इस तरह से कुछ नहीं था, ये प्रॉपर ऑनलाइन ही था, क्योंकि उन्होंने, बिकॉज आपको पता है आजकल इंस्टाग्राम में आपका लिंक, उसके ऊपर आपका सब कुछ होता है कि डाटा मौजूद होता है कि आप फैशन में कितना है, में कितना है। तो इस तरह से उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स भी मंगवाए। उसके अलावा एक मीटिंग भी की हम लोगों से जो पाकिस्तान में थी। मोस्टली जो लड़कियां हुई हैं वो UK US से हुई हैं। जो पाकिस्तान की थी, अगर यहाँ कोई ऑफिस उनका
लाहौर में ऑफिस है, तो वो उन्होंने बुलाया हमें। और बाकी ये है कि जो ऑब्वियसली जो डिफरेंट कंट्रीज़ में थी उनका सारा ऑनलाइन ही हुआ है। सही सही। और आपको यहाँ से लाहौर जाना पड़ा? हाँ, लाहौर बिकॉज मैं लाहौर से भी एक टाइम तक ताल्लुक़ रख चुकी हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के लिए जाती रही हूँ। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि चूंकि आप मॉडल भी हैं, तो मॉडल में एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं आप दोनों कामों को? मॉडलिंग एंड एक्टिंग, मॉडलिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट फील्ड और एक्टिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले मुझे लग रहा था कि मॉडलिंग और एक्टिंग जो है इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं खुद जो ना होता है ना कि इंसान के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, तो मुझे एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जब मॉडलिंग कर रही होती हूँ मुझे फील हो रहा होता है कि नहीं यार ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आई एम मोर इनटू एक्टिंग, क्योंकि उसमें आपने क्रिएटिविटी शो करनी होती है। मॉडलिंग इज सेम, यू हैव टू चेंज द क्लॉथ्स, लेकिन एक्टिंग में आपने हर डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपने अपने आप को डिफरेंट बनाना है और डिफरेंट शो करना है। ठीक हो गया, आपको ज्यादा एक्टिंग पसंद है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि किसी भी फील्ड में कोई भी शख्स आता है तो उसको कोई ना कोई इंस्पायर करता है, तो आप किससे इंस्पायर होके एक्टिंग की दुनिया में आई, या फिर किसको अपना रोल मॉडल समझती हैं आजकल की जो प्रिवेलिंग एक्टर्स हैं? सच बताऊं तो मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, और मैं ज्यादातर अब कहना नहीं नहीं बचपन लाइक बिल्कुल जब छोटी सी थी तो मैं बॉलीवुड की मूवीज, अब मैं बॉलीवुड का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का इशू चल रहा है, लेकिन मैं बॉलीवुड की मूवीज बहुत देखती थी और मैं उनको देख के होता है ना कि इंसान कहते कि यार मैं भी कभी मुझे भी एक्टर होना चाहिए। हाँ, मुझे भी एक्टर होना चाहिए, तो मैं उस तरह से और हॉलीवुड देख लिया। लोगों में जो एक वो होता है ना एहसास कमतरी आप जिसे कह लें या फिर कुछ और भी कह लें कि नहीं मैं नहीं बन सकती, मुझे नहीं आता, ये चीज आपने नहीं रखी। आपने कहा नहीं मैं बन सकती हूँ, मुझे होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे यही था कि मामा बाबा कहते थे कि ये तो फील्ड ही ऐसी है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी इन फील्ड्स में आ रहे हैं। पहले इस फील्ड को गलत समझा जाता था कि यार टीवी पे कोई आ गए तो पता नहीं वो क्या ही है, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, वो आपको पता है हर कोई है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, तो अब वो वाला जो पहला चीज़ थी ना कि लड़की को घर तक ही रहना चाहिए महदूद, अब वो नहीं रहा। अब वो दौर चेंज हो गए, तो फिर इसलिए टीवी पे भी आने की थोड़ी सी परमिशन मिल गई, वरना ठीक हो गया। और बचपन में जिस तरह मैंने पहले आपसे पूछा कि किसकी एक्टिंग ने आपको इंस्पायर किया? मुझे मैं तो मतलब इस पाकिस्तानियों में तो भी मुझे अब होता है कि वो है आहद रज़ा मीर है और काफ़ी हैं, फवाद है, लेकिन पहले तो मैं बचपन से तो बॉलीवुड और हॉलीवुड को ही देख रही थी। और अच्छा सबा, ये बताएं कि पिछले सवाल के जवाब अपने पेरेंट्स का जिक्र कर रही थी, कितनी सपोर्ट है आपको और अभी भी और पहले भी थी कि आप यहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट बहुत है, इस वजह से ड्रामा इंडस्ट्री में भी गई, और इस जो टाइटल का था वो मैंने किसी को बताया नहीं था, ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में जब आई टोल्ड देम कि आई बिकेम द मिस पाकिस्तान सुप्रीम, कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम? डिफरेंट, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि अच्छा हो गया, अच्छा बन भी गई हूँ। मतलब इस तरह से होता है ना कि आपको दूसरे लोगों को, जैसे माय फ्रेंड आस्क्ड मी कि यू शुड गो, यू शुड अप्लाई, तुम हो जाओगे, तुम हो जाओगे, लेकिन कभी कभार आपको इतना ज्यादा अपने ऊपर यकीन होता है, लेकिन आप कहते हो नहीं यार जरूरी तो नहीं, मैं और भी लोग हैं, हाँ पूरी पाकिस्तान में से मैं ही क्यों, मुझे ही वो क्यों करेंगे। लेकिन जो दोस्तों का आप पे यकीन होता है वो ही आपको मोटिवेट करते हैं और आगे लेके जाते हैं कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम करो, यू शुड गो फॉर दिस। और सबा ये बताइएगा कि आप मिस पाकिस्तान सुप्रीम बन गई, ये बनने के बाद कोई चेंजेस आती हैं, कोई ड्रामा की हवाले से या फिर मॉडलिंग के हवाले से ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं, लाइफ को चेंज होती है? आई थिंक सो ये एक डिफरेंट फील्ड है और ड्रामा और मीडिया एक डिफरेंट फील्ड है। हाँ या बट इट विल ऐड द वैल्यू, या श्योरली द टाइटल विल ऐड द वैल्यू कि यार मेरा अब एक होता है कि आपके नाम के साथ एक टाइटल लग गया, पहले आप सिर्फ लाइक सबा चौधरी थी, अब मिस पाकिस्तान, या माइट बी इट विल यू नो ग्रो माय करियर इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि ये खवातीन को ग्रूम करने में या फिर उनको सपोर्ट करने में या फिर उनको आगे लाने में कितना किरदार होता है आप लोगों का? मतलब जिस तरह से आपको ये टाइटल मिला है, जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं, हम लोगों का जो हम लोगों का जो टाइटल है वो है ही मेन है वुमेन एम्पावरमेंट पे। वुमेन एम्पावरमेंट में ये है कि मतलब जो मैं फोकस करना चाह रही हूँ वो वुमेन राइट्स पे फोकस करना चाह रही हूँ कि हमारी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ज्यादातर जो होता है कि औरतों के जो हकूक को मार दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं हमारे आप घरों में भी, घरों क्या इवन प्रोफेशनली भी
प्रोफेशनली भी अगर आप जॉब्स में भी देखो तो कहते हैं कि यार औरत है, इसको प्रमोशन नहीं दो, चली जाएगी, शादी हो जाएगी, इस तरह की बातें होती हैं। और घरों में ये होता है कि नहीं, प्रॉपर उनको उस तरह का वो कभी भी वो वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि वो औरत है, ठीक है, वो फिजिकली वीक है, तो उसको समझा जाता है कि वो, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप रिसर्च करें ना तो औरत को हमेशा वीक जेंडर ही समझा जाता है। हमारे सेट के अलावा बिल्कुल। अच्छा, मैं एक हूँ, आप अल्लाह दो खैर हैं। करे। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को प्रॉपर सपोर्ट करना चाहती हूँ, एजुकेशन पे के उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाए और उनको मतलब उनको उनके हर राइट्स मिलें और उनको इक्वली ट्रीट किया जाए विद द मेल जेंडर। और क्या आपके फ्यूचर कोई गोल्स है, कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आप रिगार्डिंग एक्टिंग? हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि मैं ग्रीन के साथ कर रही हूँ और अभी और भी स्पेसिफिक स्टार्ट ऐसा होना ड्रामा जो नाम लेना चाह रही हूँ आप? अभी वो तो आपने नहीं। बता दिया, मैं कुछ निकलवाना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं अभी नहीं, वो आप देख लेंगे इंशाल्लाह सून। चले, थैंक यू सो मच। सबा हमारे साथ मौजूद थी, सबा चौधरी, जो कि मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। कहना इनका ये है कि एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, मॉडलिंग में बस कभी कभार कर लेती हैं और मिस पाकिस्तान सुप्रीम भी हैं। सो ख़वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।